नमस्कार, समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी जम्मू कश्मीर के युवाओं की जिनका ब्रेन वॉश कर दी जा रही है आतंकी ट्रेनिंग। बताएंगे गुजरात के उन अस्पतालों की करतूत जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने की दे दी है हिदायत। चर्चा करेंगे चीन के उस कबूलनामे की जिससे वो अभी तक बचता आ रहा था। बताएंगे जासूसी कांड पर विपक्ष को किस तरह जवाब दे रही है केंद्र सरकार। और अंत में बात करेंगे लखनऊ के उन अस्पतालों की जो बिना किसी लाइसेंस के ही चल रहे हैं। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी खत्म कर वहां के युवाओं को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन घाटी के कुछ लोग आज भी युवाओं को बरगलाने में लगे हुए हैं, जिसका ताजा उदाहरण एक सनसनीखेज खुलासे के बाद हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए बर्खास्त किए गए शिक्षकों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों की माने तो बर्खास्त किए गए 11 सरकारी कर्मचारियों में 4 शिक्षक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बर्खास्त होने से पहले ये चारों शिक्षक अपने स्कूलों और संस्थानों में छात्रों को न केवल कट्टरपंथी बना रहे थे, बल्कि अपने अपने इलाकों में युवाओं को दहशतगर्दी के कैंपों में भर्ती होने के लिए बरगला भी रहे थे। सूत्रों ने बताया कि नासिर अहमद तांत्रे अनंतनाग में एक शिक्षक के रूप में नौकरी कर रहा था। वो कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन और जमाते इस्लामी से जुड़ा था। इसके अलावा मोहम्मद जब्बार पर्रे को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में लेक्चरर पद से बर्खास्त किया गया था। पर्रे को जमाते इस्लामी में छोटा गिलानी कहा जाता है। बताया जाता है कि पर्रे 1 दर्जन से अधिक युवाओं का ब्रेन वॉश कर चुका है। पर्रे और तांत्रे दोनों ही गैर कानूनी गतिविधियों के तहत प्रतिबंधित संगठनों जमाते इस्लामी और जैसे मोहम्मद के साथ मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बर्खास्त किए गए 4 कर्मचारियों में से 2 महिलाएं हैं जो प्रतिबंधित संगठन दुख्तारन ए मिल्लत की विचारधारा का प्रचार कर रही थीं। ये महिलाएं जम्मू कश्मीर के अलगाव के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए समर्थन जुटा रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आज के समय में अस्पताल उद्योगों की तरह काम कर रहे हैं। पैसा कमाना ही इनका उद्देश्य बन गया है। ऐसे अस्पतालों को सरकार को तुरंत बंद कर देना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अस्पतालों में आगजनी के मामले को लेकर सुनवाई की। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि निजी अस्पताल मानव जीवन को संकट में डालकर काम कर रहे हैं। अस्पतालों को छोटे आवासीय भवनों से संचालित करने की अनुमति देने के बजाय राज्य सरकारें बेहतर आदान प्रदान कर सकती हैं। शीर्ष अदालत ने अनुमति के संबंध में अस्पतालों के लिए समय सीमा बढ़ाने को लेकर गुजरात सरकार को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही अस्पतालों को छूट देने वाली इस अधिसूचना को तुरंत वापस लेने को कहा। पीठ ने कहा कि जो मरीज कोरोना महामारी से ठीक हो गया था और उसे अगले दिन छुट्टी दी जानी थी, उसकी आग लगने से जान चली गई। ये मानवीय त्रासदी है जो हमारी आंखों के सामने हुआ। ऐसे अस्पतालों को हम समय नहीं दे सकते हैं। शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल एक रियल एस्टेट उद्योग बन गए हैं। संकट में मरीजों को सहायता देने की बजाय वे पैसे कमाने की मशीन बन गए हैं। शीर्ष अदालत ने अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर एक आयोग की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दायर करने पर भी नाराजगी जताई। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में अदालत ने केंद्र को अस्पतालों में किए गए अग्नि सुरक्षा ऑडिट पर सभी राज्यों से डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प का 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। अभी तक अपने जवानों की शहादत से मुकर रहे चीन ने बड़ा खुलासा किया है। चीनी सरकार का भोंपू कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि भारतीय जमीन पर कब्जा करने आए चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। चीन ने माना कि लद्दाख में भारतीय जवानों ने चीनी कमांडर समेत कई सैनिकों को भारतीय सेना ने घेर लिया था। चीन ने कहा कि गलवान बवाल में उनके 4 नहीं बल्कि 5 सैनिक मारे गए थे, जिसमें 33 साल के बटालियन कमांडर चेन होंगजून भी शामिल थे। ये सभी सैनिक सिंगजियान मिलिट्री कमांड के थे और कराकोरम की पहाड़ियों पर तैनात थे। इससे पहले फरवरी में चीन ने पहली बार माना था कि उसके 4 सैनिकों की गलवान बवाल में जान चली गई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो गलवान में 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे।
इसके बावजूद चीनी अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है। चीन मामलों के जानकार और ऑस्ट्रेलियन रिसर्च ने दावा किया है कि झड़प वाली जगह भारतीय सीमा के अंदर लगभग 50 मीटर अंदर थी। एक फुटेज में नदी पार करने से पहले भारतीय सेनाओं को घाटी के दक्षिण की ओर चलते देख सकते हैं। ऐसे में ये दावा सही साबित होता दिखाई दे रहा है कि चीनी सेना ने भारतीय इलाके में घुसकर हमला किया था। यही कारण है कि चीनी सेना को यहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय सेना के कई उच्च अधिकारियों ने भी ये स्वीकार किया है कि इस झड़प में चीन के कम से कम 50 जवान हताहत हुए थे। वहीं रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने तो कुछ दिन पहले ही लिखा था कि गलवान में चीन के 45 सैनिकों की मौत हुई थी। हालांकि तब से लेकर आज तक चीन इस हमले में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात को स्वीकार करने से डर रहा है। संसद सत्र में जासूसी कांड को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है, जिसको लेकर अब सरकार भी काउंटर अटैक के मूड में आ गई है। मामले को लेकर यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कथित जासूसी कांड को लेकर विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। कथित पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र पर हमला किए जाने के बाद सीएम योगी ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संसद के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने साहसिक निर्णय लिया था, लेकिन सत्र के ठीक एक दिन पहले सनसनीखेज चीजें परोसकर विपक्ष माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने कोरोना काल में भी नकारात्मक राजनीति की थी। दूसरी लहर के दौरान विपक्ष ने देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में है, जो राजनीति के घटते स्तर को दिखाता है। सीएम योगी ने कहा कि जाने अनजाने में विपक्ष अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार हो रहा है। इस साजिश में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां शामिल हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। यह ऐसी पहली घटना नहीं है। बीते वर्ष जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे, तभी दंगा हो गया था। यह भी एक साजिश का हिस्सा था। उस समय तमाम विपक्षी दलों के लोगों की संलिप्तता दिल्ली बवाल में देखी गई थी। कोरोना काल में एक तरफ जहां देश के कोरोना प्रबंधों को WHO और अन्य देशों ने सराहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर विपक्ष एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे सरकार इन सब चीजों से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने के लिए विपक्ष जिन मंसूबों के साथ काम कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर देश के खिलाफ साजिश रची गई। किसानों को धर्म जाति से जोड़कर उनके माध्यम से देश विरोधी कार्य कराया जाता है। इस नकारात्मक राजनीति से देश, विपक्ष और जनता का कल्याण नहीं होने वाला है। तथ्यहीन और छोटे आरोप लगाकर देश के नेतृत्व और देश की छवि को लगातार खराब करना विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। विपक्ष की ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। जनता इसका जवाब जरूर देगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर शिकंजा कस दिया है। अलग अलग इलाकों में बिना मानक के चल रहे 45 अस्पतालों पर 6 टीमों ने छापा मारा, जिसमें ज्यादातर अस्पतालों के पास लाइसेंस नहीं निकला। किसी के पास मिला भी तो वो एक्सपायर हो चुका था। छापेमारी के दौरान जिला प्रशासन की टीम को ज्यादातर जगह तो डॉक्टर ही नहीं मिले। एक अस्पताल का तो हाल इतना बुरा मिला कि वहाँ BSc पास संचालक ही मरीज का इलाज कर रहे थे, जबकि नर्सिंग और OT टेक्नीशियन का काम छात्रों ने संभाल रखा था। इतना ही नहीं, OT के फ्रिज में दवाओं की जगह बियर की बोतलें मिली। छापे के बाद जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर CMO ने 29 अस्पतालों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि अस्पताल प्रबंधन ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो अस्पताल को सील कर दिया जाएगा। छापेमारी के दौरान मॉडर्न हॉस्पिटल, मैटरनिटी एंड ट्रामा सेंटर में 3 ICU के बेड मिले, लेकिन वहां एक्सरे और इमरजेंसी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। छापेमारी में डॉक्टर तो मिले नहीं, जो स्टाफ नर्स मिली उसके पास नर्सिंग की डिग्री तक नहीं थी। न्यू एशियन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में BSc डिग्री धारक अस्पताल मालिक प्रेम कुमार वर्मा खुद ही मरीजों का इलाज करते मिले। दूसरे BAMS डॉक्टर ना तो डिग्री दिखा सके और ना यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम बता सके। वहीं
मेरिटस हॉस्पिटल में भी एएनएम और जीएनएम का कोर्स कर रहे छात्र छात्राएं नर्सिंग व ओटी टेक्नीशियन की ड्यूटी कर रहे थे। लाइसेंस की वैधता भी समाप्त पाई गई। इसी तरह मेडी प्लस एंड ट्रामा सेंटर के लाइसेंस सर्टिफिकेट की वैधता भी समाप्त मिली। ईएमओ के अलावा कोई डॉक्टर नहीं था, फार्मेसी का लाइसेंस भी नहीं दिखा। वहीं छापे के दौरान होली केयर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं मिला। ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिली। अपेक्स हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर और बीकेटी हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन की वैधता समाप्त मिली। चंद्रिका देवी अस्पताल को छोड़कर अन्य जगह कोविड हेल्प डेस्क संचालित नहीं थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।